हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है 2060 का क्वेश्चन पेपर। ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 30 क्वेश्चन का सीरीज है, उसको पहले देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ईजिली मिल सके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है 61 नंबर क्वेश्चन से। तो जैसा कि आपके सामने है दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सी द्वितीय स्रोत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए है मौसम वैज्ञानिक के कार्यालयों द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषण आंकड़ों पर आधारित आरेख निरूपण, या ऑप्शन बी है आपके सामने एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना, या ऑप्शन सी है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का क्लोज बनाना, या ऑप्शन डी है एक क्षेत्र में रह रहे वशिष्ठ नागरिकों से मौसम में हुए परिवर्तन पर साक्षात्कार। बताइए इस प्रश्न का फटाफट आंसर क्या है। दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी मौसम वैज्ञानिक के कार्यालयों द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर आपके सामने, वो है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए स्वयं आकलन, ऑप्शन बी संकलनात्मक आकलन, या ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन, या ऑप्शन डी समकक्षी आकलन। बताइए इस प्रश्न का फटाफट क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी स्वयं का आकलन। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 नंबर कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में बदलाव का क्या सुझाव दिया है। ऑप्शन ए सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी भूगोल, या ऑप्शन डी इतिहास। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जो है दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 64 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आपसे किस पर सबसे कम बल दिया जाता है। आप किस पर सबसे कम बल देंगे। ठीक है, जैसे कि पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी सहयोग, या ऑप्शन डी प्रतियोगितात्मकता पर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रतियोगात्मक पर कम बल देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 65 नंबर शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए परियोजना का आकलन, ऑप्शन बी पाठ के अंत में आकलन, ऑप्शन सी सत्र के समाप्त पर होने वाला आकलन, या ऑप्शन डी कक्षा के दौरान आकलन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सत्र के समाप्त होने पर आकलन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 66 नंबर, वो है कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान यानी लद्दाख पढ़ाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे अधिक उचित होगी। ठीक है, ऑप्शन ए प्रतीक अध्ययन विधि, ऑप्शन बी क्षेत्रीय विधि, ऑप्शन सी कार्यशाला विधि, या ऑप्शन डी सर्वेक्षण विधि। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन है, यानी प्रतीक अध्ययन विधि के माध्यम से हम लोग ठंडा रेगिस्तान यानी लद्दाख के विषय में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 67 नंबर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों यानी इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? ऑप्शन ए समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी स्रोत विधि, ऑप्शन सी मानचित्र विधि या ऑप्शन डी परियोजना विधि। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी स्रोत विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 नंबर आपके सामने, वो है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की स्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य धारा के विचार, ऑप्शन बी विद्यालय की आधारभूत संरचना, या ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा, या ऑप्शन डी विद्यालय या बाहरी वातावरण के साथ। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी विद्यालय का बाहरी वातावरण के साथ जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी वायुदाब, या ऑप्शन डी तापमान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी वर्षा। वर्षा के माध्यम से हम जो है दंड आरेख को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 नंबर कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। ऑप्शन ए मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को कठोर और वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, या ऑप्शन डी वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, या ऑप्शन डी आपके सामने है वो है आदर्श स्थितियों को दर्शाना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन डी प्राकृत, या ऑप्शन डी हिंदी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी आर्यभट्टीय नामक पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 72 नंबर कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी थोटालाकोंडा, ऑप्शन सी बोध गया, या ऑप्शन डी सारनाथ। बताया इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा सारनाथ। बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश था सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 73 नंबर कि संगम कविताओं में से किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चोल, चेर और पांड्यों को मूवेंदार कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 नंबर कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से इसे किसके शासनकाल में बनवाया गया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी पांड्य, या ऑप्शन डी मौर्य। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी मौर्य वंश के शासनकाल में जो था बनवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है अगला प्रश्न है 75 नंबर आपके सामने, वो है कि विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसके विचाराधीन
प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी बसवण्णा, ऑप्शन सी अल्लामा प्रभु या ऑप्शन डी शंकर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी रामानुज। ठीक है। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऑप्शन ए ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, या ऑप्शन बी खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, या ऑप्शन सी पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर को या ईंट से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है, या ऑप्शन डी खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेज को रखा जाता है। और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, तो वो हिस्ट्री के क्लासेस ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो इतिहास का एक एक भी क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, ऑप्शन बी यह सभी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ऑप्शन सी इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, या ऑप्शन डी यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय बदंगा के बारे में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। ठीक है। पहला कथन है कि बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। या दूसरा कथन है आपके सामने, बदंगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना ही उन पर निर्भर हो सकते थे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पहला कथन सही है और दूसरा आपका गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है 79 नंबर की इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, या ऑप्शन बी फाजियन, या ऑप्शन डी जियोंग, या ऑप्शन डी वास्को डी गामा। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो भारत के समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा व लिपि का प्रयोग करना आरंभ किया? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी कुषाण, या ऑप्शन डी चोल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी चेर जो थे अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा व लिपि का प्रयोग आरंभ किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 81 नंबर कि वर्ष 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का कारण था? ऑप्शन ए गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, या ऑप्शन बी असम में आदिवासी समूहों द्वारा किए गए औपनिवेशिक वन कानून का विरोध, या ऑप्शन सी नीलबाग के बागान मालिकों के विरोध चंपारण में किसानों का विद्रोह किया गया, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असामान्य यानी भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में
मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध था। ठीक है, 1906 में हुए संगमा विद्रोह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 82 नंबर कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि ऑप्शन ए, इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 9 के बराबर थी, या ऑप्शन बी है, इनमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी, ऑप्शन सी है, इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, ऑप्शन डी, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने अगला प्रश्न है आपके सामने 83 नंबर कि निम्नलिखित में से जोड़े बनाइए। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दिया गया है ये आंदोलन और संगठन, और ये इसके दूसरे तरफ दिया गया है सुधारक। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी ब्राह्मण समाज का जो सुधारक थे वो थे केशवा चंद्र सेन। ऑप्शन बी का जो है युवा बंगाल आंदोलन का सुधारक जो थे वो थे हेनरी लुइस विलियम डिरोजियो, और इसमें रामकृष्ण मिशन के जो सुधारक थे वो थे स्वामी विवेकानंद। और चौथा है अलीगढ़ आंदोलन के जो सुधारक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इस तरह जोड़ा बनाने वाले भी प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 84 नंबर कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पटमजी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने के लिए 1992 में भूख हड़ताल पर जो गांधीवादी नेता थे पटमजी श्री रामुलु बैठे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 नंबर वो है वहादत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी बाजी मोहम्मद, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी मौलाना आज़ाद जो थे वो वहादत ए दिन यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायत थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 86 नंबर कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश है। ऑप्शन ए मकर रेखा जिसे मकर वृत्त भी कहा जाता है, ऑप्शन बी कर्क रेखा जिसे कर्क वृत्त कहा जाता है, या ऑप्शन सी आर्कटिक वृत्त, या ऑप्शन डी भूमध्य रेखा जिसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कर्क रेखा को भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। ऑप्शन ए देशांतरों के मध्य की दूरियां, ऑप्शन बी पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, या ऑप्शन सी वे दिन जिन पर पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, या ऑप्शन डी पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर
एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो है पृथ्वी पर दिन की परिभाषा बताती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 नंबर। ये भी प्रश्न जो है जोड़ा बनाने वाला प्रश्न है। जैसे कि एक तरफ आपके वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और दूसरे तरफ पौधे की प्रजातियां दिए गए हैं। ठीक है, इसका जोड़ा बनाना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन का जो पौधे की प्रजाति है वो है महागोनी। और बी जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, इसका जो पौधे की प्रजाति है वो है साल। और सी जो है कटीली झाड़ियाँ, तो इसका जो है पौधे की प्रजाति जो होती है बबूल है। और डी जो दिया है मैंग्रोव वन, यानी तो इसका जो है पौधे की प्रजाति जो है सुंदरी है। ठीक है, आगे प्रश्न है आपके सामने वो है 89 नंबर। आपके सामने प्रश्न है कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 90 नंबर। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। और दूसरा कथन है आपके सामने वो है शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों में से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी सही है, यानी पहला सही है और दूसरा आपका गलत है। और इस तरह आपके जो है 30 क्वेश्चन के सीरीज कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये 2060 का क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड कलिंग्स यार जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।